आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव की लोकसभा सदस्यता चली जाएगी, यह सवाल जो है वो सभी के जेहन में है। यह सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि जेडीयू के ही नेता दिलेश्वर कामत ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सांसद को अयोग्य ठहराने की मांग कर दी है। जेडीयू नेता दिलेश्वर कामत ने लोकसभा स्पीकर से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव को अयोग्य ठहराने की मांग की है। दरअसल जेडीयू के सूत्रों की माने तो गिरधारी यादव पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। गिरधारी यादव बिहार की बांका सीट से सांसद है और यह पहली बार नहीं जब गिरधारी यादव के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक साल 2025 में भी सांसद गिरधारी यादव को एक कारण बताओ नोटिस पार्टी की तरफ से जारी किया गया था और साथ ही उनसे कुछ सवाल भी पूछे गए थे और अब इनकी सदस्यता पर सवाल जो है वो खड़े हो चुके हैं। देखिए, फैसला हम लोगों ने नहीं लिया। फैसला उन्होंने जो किया विधानसभा के चुनाव में, उन्होंने अपने लड़के को आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ाया। खुद चुनाव प्रचार में वो लगातार लगे रहे अपने पुत्र के। तो उसके आधार पर जो साक्ष्य मिले थे, उन साक्ष्यों के आधार पर जो हमारे संसदीय दल के नेता हैं दिलेश्वर कामत जी ने आवेदन दिया है। अब उस पर अध्यक्ष महोदय विचार करेंगे। तो एनडीए के ही हैं, जेडीयू में है, जेडीयू के सांसद हैं और मुझे लगता है कि उनका चुनाव अगर उनका लड़का लड़ा है तो वो एडल्ट है, खुद सोचने समझने और उसने फैसला जो लिया है अब इस पे देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। बट ये गलत है अगर मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं और खुद अपना फैसला लेने लगते हैं तो उनको आई थिंक स्वतंत्रता है, एडल्ट वोट का अधिकार होता है। तो किसी के खिलाफ मान लीजिए एक परिवार में 3 तरह के लोग भी वोट डालते हैं तो ये तो उनका अधिकार है चुनाव लड़ना। जेडीयू कह रहे कि आरजेडी की वो प्रचार कर रहे थे, एसआईआर पे भी जो है वो आरजेडी की तरफ से ही बोल रहे थे। तो वैसे तो बहुत सारे बिहार में नेता हैं जो आरजेडी के लिए प्रचार कर रहे थे, एनडीए के बहुत सारे नेता हैं। आप कहेंगे तो लिस्ट जारी अगले बार हम कर देंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर जो है एलपीजी की समस्याओं और मिडिल ईस्ट के हालात पर अपना संबोधन दिया था, लेकिन फिलहाल विपक्ष उनके इस आश्वासन से आश्वस्त है और उस पर सवाल उठा रहा है। और इस बीच कई नेताओं ने पीएम मोदी की आश्वासन पर सवाल उठाया है। बिल्कुल होगा। जिस तरीके की शॉर्टेज है, भले ही प्रधानमंत्री जी लोकसभा राज्यसभा में आकर कह रहे हैं कि नहीं कुछ दिक्कतें नहीं हैं, आप जनता से जाकर पूछिए कि ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं पर डिलीवरीज नहीं हो रही हैं गैस सिलेंडर्स की। और किसानों के लिए भी मौसम ऐसा हो गया है, माहौल ऐसा हो गया है कि उनको भी आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है। सोइंग सीजन शुरू होने वाला है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष की मांग थी कि हम लोग सदन के अंदर इसकी चर्चा करें, पर इसकी चर्चा नहीं होने दी। एक तरफा बयान दिया गया, स्पष्टीकरण जो मांगने का अधिकार होता है विपक्ष का वो भी हमें नहीं दिया गया, तो उसका विरोध हम करेंगे। झूठ बोल रही है कि सब कुछ ठीक है। गांव में चले जाइए, कस्बों में चले जाइए, शहरों में चले जाइए, एलपीजी की कमी है। नवरात्र के महीने में, ईद के महीने में हर जगह कमी दिखाई पड़ी। तो उस पर हम आज अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुख्य विरोधी दल होने के नाते हम विरोध प्रदर्शन मकर द्वार पर पार्लियामेंट के सामने करेंगे। ये हमारा अधिकार है, हम जनता की आवाज उठाएंगे। तो भी युद्ध की वजह से परेशानियां आएंगी देश पे, और जिस तरह से सरकार और का रवैया रहा ईरान की तरफ, जो हमारा हमेशा से दशकों से हमारा मित्र रहा है, और जो व्यवहार रहा ईरान के साथ, मैं समझती हूँ आज उसी कारण हमें एलपीजी की समस्या से इस देश को जूझना पड़ रहा है। घर घर में समस्या आ रही है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। महीने भर की बुकिंग के बावजूद भी लोगों को सिलेंडर आज नहीं मिल पा रहे हैं। आज ऑल पार्टी मीटिंग भी है, क्या स्टैंड रहेगा एसपी की तरफ से? अब जाके देखेंगे सरकार क्या बात अपना पक्ष रखती है। मैम, वुमेन रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल लाने की बात हो रही है, सबसे सहमति की भी बात हो रही है, आपका क्या स्टैंड है? हमने सरकार से कहा है कि हमें पॉइंट वाइज, इनफैक्ट सभी पार्टियों की यही मानना है, विपक्षी पार्टियों का, कि सरकार अपनी भूमिका स्पष्ट करे कि वो किस तरह
वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना चाहती है और इस बिल में SC STs अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए और हमारी अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण है या नहीं है। हम इसकी मांग करते हैं कि सरकार स्पष्टता के साथ अपनी बात को विपक्षी दलों के सामने रखे। पहली बात तो ये जो क्राइसिस है ये निमंत्रण देके बुलाया गया है। अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होती और हम भविष्य को देख के जिस तरह क्राइसिस पैदा होंगे उनको देख के डिसीजन लेते और जो हुआ है, चाहे वो खेमनाई साहब की जो है हत्या हुई हो या जो पानी का जहाज यहां से वापस लौटा हमारे साथ जो है अभ्यास करके हमारी सेना के साथ, यानी कि हमारा मेहमान हमारा मित्र जो है, अगर किसी के घर में कोई मेहमान आए और उस मेहमान के साथ कोई दुर्घटना हो जाए पीड़ा होती है। 100 से ज्यादा सैनिकों की जान गई है नौसेना के, ईरान के, लेकिन हमारे देश ने चुप्पी रखी। तो ये निमंत्रण देके बुलाई गई मुसीबत है जिसका सामना नेता नहीं जनता कर रहे हैं। मैंने कल भी लोकसभा में कहा था कि नेताओं के यहाँ LPG की दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जनता को है। जहां लगातार जो है ब्लैक हो रहा है, 3-3, 4-4 हजार रुपये सिलेंडर मिल रहा है, लोग परेशान हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लगातार जो है जिस तरह से पहले सोने की रक्षा होती थी अब सिलेंडरों की रक्षा हो रही है, चोरियां हो रही हैं, तमाम तरह परेशानियां खड़ी हो रही है। और प्रधानमंत्री जी को तो आप जानते ही हैं, वो बात कह के उनको लगता है बात से पेट भर सकता है, ऐसा कभी संभव हुआ नहीं। उन्होंने कोरोना काल में भी यही किया, नोटबंदी में भी यही किया, और अब वो लाइन में लगा लगा के थक गए हैं लोग, भारत की महान जनता। कभी सिलेंडर की लाइन, कभी नोटबंदी पे पैसे की लाइन, कभी कोरोना में ऑक्सीजन के लिए लाइन। कब तक लाइन में लगता रहेगा देश? 12 साल में वादा तो किया था कि एक मौका दे दो, तो जनता ने तो 3-3 मौके दे दिए। अब तो कुर्सी से इतना मोह क्यों कर रहे हो? अगर नहीं संभाल पा रहे छोड़ दो। हालात बड़े खराब है, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही है और भाषण से पेट भरना चाहती है। भाषण से 2 मिनट की खुशी तो हो रही है, लेकिन जनता का पेट नहीं भरेगा। जवाब देना चाहिए सरकार को कि उनकी तैयारी क्या है भविष्य को लेकर। ये प्रोटेस्ट है, ये तो इन लोगों का पॉलिटिक्स करना है, देश के हित में कोई सोचना नहीं है। दुनिया में सभी जगह अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका, उक्रेन, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सभी जगह तनाव है। इस बीच में भारत में शांति, एकदम शांति भी है, उसके साथ ही साथ इतना अच्छा काम चल रहा है, डेवलपमेंट काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काम है, GDP अभी तक तो बहुत अच्छा ही है। ये तो देश को सपोर्ट करने बजाय इस समय ये तो इसमें भी सिली पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की, जिनका पश्चिम बंगाल के चुनाव में एंट्री हो चुका है। और इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साथ ही पार्टी के चुनाव और रणनीति को लेकर विस्तार पूर्वक लोगों को बताया। आप तमाम का शुक्रिया कि आप सुबह में अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी है AIMIM, वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1, 2, 3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके खत्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या NSSO का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत खराब है। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से, तो वो हमारी कोशिश होगी। और ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा, हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं
और हमारे को यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 19 माइक हैं और यूट्यूब चैनल्स के भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, प्रिंट मीडिया के भी होंगे। मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ से 11:20 को निकलना है, तो आपको जितने सवाल करना है एक हमारे दोस्त जर्नलिस्ट पूछने के बाद दूसरों को मौका दीजिए। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और फिर जैसा कि हमारे भाई हुमायूं कबीर साहब ने कहा कि मैं 1 अप्रैल को भी आ रहा हूँ और वो नॉमिनेशन अपना दाखिल करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, और फिर वहां पर भी हम एक बड़ी जनसभा करेंगे और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं उनको बी फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देंगे उनको। तो ये हमारी कोशिश है। मैं हुमायूं कबीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ अलायंस किया और हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। पहले बात हुई थी, सीपीएम के महामंत्री गए, हुमायूं कबीर के साथ बैठे, अलायंस की चर्चा हुई, लेकिन नहीं हुआ। अब प्रयास कर रहे हैं, होना चाहिए। वाईसी भी बहुत दिन से प्रयास करते बंगाल में घुसने के लिए, तो कोई अगर एक्सपेरिमेंट करता है तो जनता देखेगा उसको, कौन पसंद करेगा नहीं करेगा। क्या लग रहा है कि ये पार्टी सक्सेसफुल होगी? पार्टी को तो जमीन पर उतरने दीजिए, कभी इलेक्शन लड़ी नहीं या सक्सेस नहीं। बहुत पार्टियां सक्सेस हुई हैं, लेकिन बंगाल में लोगों ने बहुत जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो काम करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तो बंगाल को एक्सेप्ट करेंगे। अधिकार है सबको लोकतंत्र में अपना चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का, वो भी करके देखिए। बीजेपी कुछ वोट जो पड़ेंगे, क्या वो वोट काटेंगे? ये ओवैसी जो खड़ा होंगे, बीजेपी वोट कहाँ काटेंगे? जहाँ सरकार होती है ना, उसका वोट काटने की डर रहती है। और जनरली ये दोनों पार्टियों का टारगेट मुस्लिम वोट ही रहता है, और सारा मुस्लिम वोट अभी ममता बनर्जी के साथ है। नुकसान होना तो उन्हीं को होगा, हमें इसकी चिंता नहीं है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कांग्रेस की। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस को अपने पुराने दफ्तर यानी 24 अकबर रोड बंगले को खाली करने का नोटिस मिला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंदिरा भवन में नया दफ्तर शिफ्ट होने के बाद से कांग्रेस ने इस पुराने बंगले को खाली नहीं किया था। यहां भी पार्टी की गतिविधियां पहले की तरह ही चल रही थी। इसके अलावा कांग्रेस को यूथ कांग्रेस के ऑफिस 5 रायसीना रोड को भी खाली करने का नोटिस मिला है। कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस को 24 अकबर रोड का बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। पार्टी से कहा गया है कि आगामी 28 मार्च तक आप इस पुराने बंगले को खाली कर दें। इसके साथ यूथ कांग्रेस के ऑफिस 5 रायसीना रोड को भी खाली करने का नोटिस मिला है। देखिए, ये सरकार, भाजपा सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आने दीजिए नोटिस, हमको जब मिल जाएगी तो हम उस पर ऑलरेडी मिल चुका है, हम उस पर वैधानिक राजनीतिक रूप से विचार करके कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये सरकार, भाजपा सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आने दीजिए नोटिस, हमको जब मिल जाएगी तो हम उस पर ऑलरेडी मिल चुका है, हम उस पर वैधानिक राजनीतिक रूप से विचार करके कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये सरकार, भाजपा सरकार। बढ़ेंगे आगे। महिला आरक्षण बिल फिलहाल चर्चा में है और अब इस पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि यह बिल जल्द लाया जाना चाहिए। देखिए, हम तो इसमें इंडिया गठबंधन के साथ हैं और मीटिंग भी हम लोगों की हुई है। हम लोग चाहते हैं कि जो अलग अलग पार्टियों को बुलाकर राय ली जा रही है, वैसा न करके एक ऑल पार्टी मीटिंग हो। और इस इलेक्शन के बाद अभी असम में, बंगाल में चुनाव है और कई राज्यों में सारे लोग उसमें व्यस्त हैं, तो आफ्टर इलेक्शन एक ऑल पार्टी मीटिंग कॉल किया जाए और वहां बैठ के जो भी निर्णय लिए जाए उसके अनुरूप लिए जाए, ताकि देश भर के लोगों की सुविधा के अनुसार, हम सभी चाहते हैं कि महिला आरक्षण हो और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिले, तो उसमें जो भी प्रावधान हो वो सबकी सहमति से हो, ये हम लोग चाहते हैं। अभी इसमें मैं क्या बताऊं, इसमें व्हाट डू आई आंसर। बहुत अच्छी बात है, ये बिल लाना चाहिए, जो पहले से कोशिश की गई है इस बार जरूर आ जाना चाहिए, ताकि विमेन और महिलाओं को सशक्त होने का और भी मौका मिलेगा, पार्लियामेंट में और भी अपनी आवाज उठा सकते हैं
और महिला का भागीदारी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे कैन हैंडल थिंग्स मच बेटर। अपना घर भी संभाल सकती है और देश के लिए भी अब काम आ सकती है। ऐसा अच्छा काम करती हैं आज की नारियां ना। एंड देन उनको देख के जो आने वाली यंगर जनरेशन जो है, यंग गर्ल्स जो है, उनको भी एक प्रेरणा मिलती है कि हमारी आंटी हो या कोई भी मदर सिस्टर हु इज डूइंग दिस जॉब तो कितना अच्छा कर रहे हैं, कि उनको भी एक जोश मिलता है कि वो उनको भी आगे बढ़ने का। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी शुड ब्रिंग एंड आई होप माय पार्टी डज इट। बढ़ेंगे आगे। और राहुल गांधी के बयान पर फिलहाल बवाल मचा हुआ है, और ऐसे में जब सत्ता पक्ष के नेताओं से राहुल गांधी के बयान पर सवाल पूछा जाता है तो सत्ता पक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान की न केवल निंदा करते हैं बल्कि ये भी कहते नजर आते हैं कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। सुनिए क्या बोला है निशिकांत दुबे ने। राहुल गांधी कोई डिस्कशन का विषय है, उनको कोई सीरियसली लेता है? आपने कभी उनको सीरियस देखा है? जब हंगामा करना होता है तभी तो संसद के अंदर घुसते हैं। रोज यहाँ आते हैं, केवल बैठकी जमा के चौकड़ी जमा के चले जाते हैं। उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मोस्ट अनसीरियस यदि लीडर ऑफ द अपोजिशन इस देश को कभी मिला 1952 के बाद, तो मुझे लगता है कि उसका नाम राहुल गांधी जी है। फॉरेन पॉलिसी को जोक बताया गया है मोदी सरकार के नेतृत्व में जो फॉरेन पॉलिसी है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि उनको कौन सीरियसली ले रहा है। उनकी पार्टी के लोग ही उनको सीरियसली नहीं लेते, हम क्या लेंगे उनको सीरियसली। और खुद वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे आज ऑल पार्टी मीटिंग में से, वो कह रहे हैं। मैंने तो कहा ना कि एक नहीं होता है, एक मतलब मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन एक शब्द है बिहार में जैसे हमारे बच्चे भी बहुत बिगड़ जाते हैं ना, तो जैसे माँ भी उसको जोर से कहती है, लंपट एक शब्द है बिहारी में। तो आप ये समझिए कि यदि हल्ला करना है, हंगामा करना है, तोड़फोड़ करना है, स्पीकर के चैम्बर में घुसना है, उनके ऊपर कोई कागज फेंकना है, पत्थर फेंकना है, तो राहुल गांधी जी आपको नजर आएंगे। घटिया बातें करना है, राहुल गांधी जी नजर आएंगे। और यदि कोई सीरियस बात करनी है, ऑल पार्टी मीटिंग है, लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल है, पार्लियामेंट में बहस हो रही है, उस बहस में कौन क्या बोल रहा है। कल जैसे ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ तो रहना चाहिए था ना। यदि आप मिले लोगों से, यदि आपको लगता है कि हम मिलकर जो है उनकी बातें सुन रहे हैं, तो उनके लिए आपको संसद में रहना चाहिए था ना। कल पास हो गया, 1 मिनट के लिए संसद के अंदर नहीं घुसे, इसको क्या कहेंगे। इसीलिए उस प्रकार के व्यक्ति के बारे में, अनसीरियस व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की, जो कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचे और इस दौरान उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर का दौरा किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही नितिन नवीन ने कहा कि मैंने मां के दरबार में आशीर्वाद प्राप्त किया है, और बंगाल चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मां के दरबार में आशीर्वाद प्राप्त किया है और मां काली हम लोग सबको अपना असीम आशीर्वाद दे कि जिस बंगाल को उसके सांस्कृतिक विरासत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, और जिस बंगाल की पश्चिम बंगाल की संस्कृति ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, आज उसी पश्चिम बंगाल में कहीं न कहीं ऐसी तत्व जीवित हो रहे हैं जो कहीं न कहीं हमारी संस्कृति को चोट करते हैं। आज हमारे यहाँ नमाज पढ़ने का इजाजत मिलता है, पर माँ की पूजा करने के लिए पंडाल का अनुमति हाईकोर्ट से लाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है, और माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम सभी निश्चित रूप से एक सोनार बंगाल, अपना पश्चिम बंगाल को विकसित बंगाल बनाने का आशीर्वाद माँ से मांगा है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए नेशनल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।